जय हिंद साथियों, ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो कि 1 से 50 तक का डेली क्वेश्चंस हम करवाते हैं। और ये समझिए कि 1 से 50 तक क्वेश्चंस में आपको 200 क्वेश्चंस का जिक्र मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने इससे पहले वीडियो में हम करवाए हैं डिस्कशन। तो अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए इस चैनल पे, और बहुत ही आपको मजा आएगा। उसी तरह आज भी 50 से 100 तक का क्वेश्चंस रहेंगे। समझिए 50 क्वेश्चन के बदले आपको 200 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और भी बिहार दरोगा, बीपीएससी या बिहार कांस्टेबल के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो समझिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो शुरू से आप जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या, इसके बाद है महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव, इसके बाद तीसरा में है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। इसमें से अगर हम देखने की बात करते हैं बाल लिंगानुपात में, तो एक कन्या का भ्रूण हत्या ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव है ये भी हो जाएगा, और महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो है वो भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से एक से अधिक, यानी कि इसका तीनों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेलांग घाटी किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्त, नेलांग घाटी की बात करते हैं तो ये भी बिहार के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और बीपीएससी में ही पूछा गया था क्वेश्चन नेलांग घाटी के बारे में। तो नेलांग घाटी आप जान जाइए ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ है दोस्त? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और ही बहुत सारी घाटी है जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ। एक जोहार घाटी आता है, जोहार घाटी है। इसके बाद दून घाटी, दून घाटी है। इसके बाद भिलंगना घाटी है। इसके बाद अगर बात करें तो टोंस घाटी है। ये सब घाटी जो है आपका कहाँ उत्तराखंड में पाया जाता है? क्या हुआ दोस्त? जोहार घाटी है, दून घाटी है, भिलंगना घाटी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोंस घाटी है। तो आप इन प्रश्नों का याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट्स पाए जाते हैं? दोस्त, ये क्वेश्चंस बिहार के एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या है, किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट्स पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। मैं बात करूं बिहार में पायराइट्स, तो बिहार यानी भारत में जो है भारत के 95%, दोस्त ये ध्यान रखना है, भारत के 95% जो पायराइट पाया जाता है वो सिर्फ बिहार में पाया जाता है। तो समझ सकते हैं ये एग्जाम के लिए क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे ही मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो पायराइट को ही कहा जाता है। इसके बाद मैं बता दूं बिहार में वो भी कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो ये कैमूर में, कैमूर जिला एवं रोहतास जिला, रोहतास में ये जो है पायराइट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं पायराइट, तो बिहार हो जाएगा, जो कि 95% बिहार में पाया जाता है। और पायराइट्स को ही मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगर बिहार में कहाँ लोकेटेड अगर हम बात करते हैं कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, तो कैमूर एवं रोहतास में पाया जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? दोस्त, अगर हम इस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं, इस प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत वर्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो औसत वर्षा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कौन कौन सा इसको प्रभावित करता है, तो सबसे पहले जान जाइए जो अक्षांशीय स्थिति करता है, महासागरीय जलधारा करता है, समुद्र से दूरी करता है। इसके बाद भी जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो वनस्पति के प्रकार हो जाएंगे, चक्रवात हो जाएंगे, इसके बाद ऊंचावच हो जाएंगे, इसके बाद महासागरीय जलधारा हो जाएगा। ये सब दोस्त क्या होता है, तो ये जो है जलवायु को नियंत्रित करता है। इसमें से पूछा था कौन सा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त? औसत वर्षा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर मैं बात करूं कृष्णा की सहायक नदी की, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिएगा, देखने का प्रयास करिएगा, घाट प्रवाह कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद है कोयना, कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद मैं बात करूं पंचगंगा, ये भी आपका जो है सो कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो भीमा नदी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा, मूसी नदी हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो कोयना नदी हो जाएगा, और कोयना तो है ही, और दूध गंगा हो जाएगा। ये सब नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्त, भीमा हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद तुंगभद्रा हो जाएगा, इसके बाद बात करें तो मूसी हो जाएगा, इसके बाद कोयना हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त? इसके बाद जो है सो आपका दूध गंगा हो जाएगा।
ये सब जो सहायक नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो आप इस प्रश्न को याद करने का प्रयास करेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 में आपका क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई। क्या है दोस्तों? अधिक सिंचाई होती है। कम भूमि में भी अधिक से अधिक सिंचाई पंजाब में किया जाता है, गहन कृषि भी की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? तो इसका अगर हम बात करें हैं कौन सा कथन गलत है, तो मलनाड क्षेत्र की बात करते हैं दोस्त। मलनाड क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये जो है सो कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद अगर देखिएगा इसमें मलनाड क्षेत्र की बात करें दोस्तों, कर्नाटक में ही पड़ता है। और इसके बाद में बात करूं छोटा नागपुर का पठार, तो ये झारखंड में पड़ता है। और समेसर की पहाड़ी बिहार में पड़ता है। तो दोस्त इनमें से कौन सा कथन गलत इस जगह नहीं होना चाहिए? इस जगह लिखना चाहिए कौन सा गलत नहीं है। इस जगह आप लोग जोड़ लीजिएगा कौन सा कथन गलत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। इस जगह नहीं कर लीजिएगा दोस्त, ये थोड़ा सा छूट गया है। आगे है, ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? सभी लोग जानते भी होंगे। तो इसका क्या राइट हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले मानसून कहां से स्टार्ट होता है? तो केरला से स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि का जो है मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्या हो जाएगा दोस्त? सीमांत अस्थायी सुविधा दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ है दोस्त? 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल, और कब हुआ था? तो 1935 में इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। और इसके बाद भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति की बात करते हैं दोस्त। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति कौन करता है? तो आरबीआई। और इसके बाद भी एक प्रश्न आता है, राजकोषीय नीति क्या है दोस्त? तो राजकोष, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, तो याद रखिएगा राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? आरबीआई से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहले दिया गया है ऋण नियंत्रण, ये तो है। इसके बाद है मुद्रित नोट जारी करना, ये भी है। जनता को पैसा उधार देना, दोस्त डायरेक्ट रूप से जनता को ये उधार पैसा नहीं देती है। ये इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि कहा रहा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि गलत है। देखेंगे इसमें हालांकि ऑप्शन बनाया हुआ है। इसके बाद लास्ट में क्या था? अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन उधार दें, ये तो सही है। इस प्रकार से सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल 3 हो जाएगा, जो कि जनता को पैसा उधार डायरेक्ट रूप से आरबीआई नहीं देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला है दोस्त, फिर 56 से 61 चला है, और 61 से फिर दोस्त 66 चला है। इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करते हैं तो 61 से 66 चला है। और फिर 3 वर्ष का जो है सो अवकाश योजना रहा, जो कि 66 से 69 क्या रहा है दोस्तों? अवकाश रहा है। फिर इसी तरह 69 से 74 रहा है। इस प्रकार से आगे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक सेकंड दोस्त, आगे है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ हुआ है? नीली क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की मैं बात करूं तो 1985 से लेकर के दोस्त 1990 तक इसका कार्यकाल रहा है। कब से कब तक रहा है? 1985 से 1990 योजना में जो है इसका कार्यकाल का समय रहा है, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का रहा है। और नीली क्रांति का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम का महत्व का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर मैं बात करूं
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ये भी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, ये भी सही हो जाएगा। और राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष नेता के समान, ये भी सही हो जाएगा दोस्त। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान नहीं होगा, लेकिन ये 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद आगे है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन सी नहीं है, तो यानी कि जो संविधान में वर्णित अनुच्छेद के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं किया गया है, उसको आपको ढूंढना है। देखिए यार, लोक सेवा आयोग तो ये तो आप जानते होंगे संवैधानिक निकाय है, और यूपीएससी जो कि 300 कितना में दिया गया है, 15 में अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है दोस्त। इसके बाद वित्त आयोग की बात करते हैं, इसमें भी 280 दिया गया है। लेकिन नीति आयोग जो है सो एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसका राइट आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी। मैं अगर नीति आयोग की बात करता हूं तो इससे पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या था दोस्त, योजना आयोग। इससे योजना आयोग की गठन की बात करते हैं दोस्त, 1950 में योजना आयोग का गठन होता है। इसके बाद 2015 में ये नीति आयोग बन जाती है यही संस्था, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। 66 में क्या कर रहा है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना। बिल्कुल राइट है दोस्त, बिल्कुल राइट ये है। इसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अभी जस्ट मैंने दोस्त बताया था। और इसके बाद है नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। जी नहीं दोस्त, 8 नहीं, इस जगह 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो नीति आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कौन सा सही है, तो केवल 1 एवं केवल 2, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है। औद्योगिकरण की नई नीति की बात करते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है, तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और जस्ट आपने क्या देखा, तो अभी मैंने बताया था 1985 से लेकर के 1990 की बात करें तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। इसी प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना में अगर मैं बात करूं तो याद करना है आपको 90, 91, 92 ये योजना अवकाश रहा है। तो 92 से लेकर के दोस्त ये 97 तक, 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। तो आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सा युग्म सही है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं व्यापक मुद्रा, डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक मुद्रा, ये भी सही है। और वैध मुद्रा, सरकार द्वारा जारी मुद्रा, ये तीनों सही है दोस्त, 1, 2, 3 तीनों सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अरविंद पनगडिया हुए। कौन हुए दोस्त, अरविंद पनगडिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हुए। वही बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी वर्तमान में भी है। आगे है सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सर्वोदय योजना की बात करते हैं दोस्त, सर्वोदय योजना की बात करें तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और वो भी कब किया गया था दोस्त, 1950 में किया गया था। देखिए दोस्त, कभी कभी फंस जाते हैं सर्वोदय योजना और जन योजना में। अगर आपसे जन योजना पूछ दे तो एम.एन. राय का राइट आंसर होता, लेकिन सर्वोदय योजना की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा चालू किया गया था। वही बात करें आपसे सर्वोदय शब्द अगर आपसे पूछ दे तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्त, सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करना है, जो कि पहले से किया हुआ है। देखिए विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसके बाद ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, एवं पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें मिलान करने का। देखिएगा वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है। वायुयान की गति जो है इसमें से किस गति का उदाहरण है दोस्त, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। किसका कैसा उदाहरण है, तो त्रिविमीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जब किसी वस्तु का वेग घटकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जान जाइए, क्या होता है दोस्त, 1/2 mv² होता है। तो कह रहा है क्या, जो वेग घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो देखिए पहले वेग अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 m × 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर दोस्त 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको आधा कर देते हैं 1/2 m और वेग को अगर हम आधा कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अगर हम बात करते हैं तो क्या कर रहा है दोस्त, वस्तु की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग को घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो देखिए इसको आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये आपका स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, क्योंकि तो फिर क्या हो जाएगा 1/2 m फिर 1/4। देखिएगा 1/2 इधर भी था दोस्त, 1/2 इधर भी था, लेकिन क्या बचा इधर 1, तो 1/4। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त,
1/4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है दोस्त, हाँ ऑप्शन में देखिए, हाँ गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो कथनों पर विचार करें। देखिए विराम अवस्था में जब लिफ्ट हो तो इसका राइट आंसर होना चाहिए व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होना चाहिए, जो कि 74 की बात करें, 74 नंबर ए में आपका दिया गया है, वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर ही होता, क्योंकि लिफ्ट विराम अवस्था में कर रहा है। लेकिन वही अगर आपसे क्वेश्चन कहता अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ऊपर अगर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग से ज्यादा उसका वेग हो जाएगा, और नीचे की ओर आएगी तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, क्या करना है, विचार करना है। देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु डूब जाएगी, ये तो सही है। इसके बाद है, यदि किसी वस्तु की द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के समान हो जाए तो वस्तु द्रव में तैरेगी, ये भी सही है दोस्त। आगे क्या है, यदि वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो द्रव में डूब जाएगा। यहाँ दोस्त डूब नहीं जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। तो सिर्फ देखिएगा कथन 3 ही इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। देखिएगा दोस्त, ध्वनि तरंग की बात करते हैं, ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग दोस्त क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंप में उत्पन्न पी तरंग की बात करते हैं, तो पी तरंग किस प्रकार की तरंग है दोस्त, भूकंप से उत्पन्न तरंग पी तरंग की बात करते हैं तो ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी 2 और 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे है, फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत दाब बिंदु कितना होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 212 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। आगे है दोस्त, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग की बात करते हैं, सर्चलाइट में भी किया जाता है, नाक कान दांत आदि की जांच में भी डॉक्टर करते हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में भी हम किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखने का प्रयास करते हैं, एक सेकंड दोस्त। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्मेनियम को जब गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्त प्रतिरोध इसका घट जाता है, क्योंकि देखिएगा जर्मेनियम एक अर्धचालक है, और जैसे ही इसका गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन इसकी चालकता बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्त, याद करना है, चालकता बढ़ जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार दरोगा में 2213 में ही पूछा गया है। तो जब भी हम अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध घटता है और चालकता उसकी बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है। इसमें देखिएगा दोस्त, हाइड्रोजन के समस्थानिक में भिन्न क्या होती है, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 में है, शक्ति की विमा क्या होती है। शक्ति की विमा की बात करते हैं दोस्त, ml² T इनवर्स 3 होगा, क्या हो जाएगा, ml² T इनवर्स 3। इसके बाद भी मैं बात कर देता हूं एक दो बीमा की, कार्य की बीमा की बात करते हैं दोस्त, कार्य की बीमा क्या हो जाएगी, ml² हो जाएगा, T इनवर्स 2 हो जाएगा। इसके बाद बल की बीमा की बात करूं मैं दोस्त, ml T इनवर्स 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखने का प्रयास करिएगा, शक्ति का पूछे तो ml² T इनवर्स 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं ऊर्जा का तो ml² T इनवर्स 2 हो जाएगा, और बल की बात करते हैं मेरे दोस्त ml T इनवर्स 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आपको सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। देखिए नैनो, नैनो की बात करते हैं 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनो। पिक्को की बात करते हैं मेरे दोस्त, पिक्को होता है 10⁻12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 10⁻6 हो जाएगा। इसके बाद येट्टो की बात करते हैं दोस्त, येट्टो हो जाएगा 10⁻24। इस प्रकार से मिलान करना है, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 83 नंबर, देखिएगा न्यूटन के किस नियम की जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व को नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम के सम्मिलित रूप से, ये दोस्त रॉन्ग है। इसके बाद है दूसरी नियम को, ये भी रॉन्ग है, तीसरी नियम को, ये भी नियम गलत है।
प्रथम नियम ही सिर्फ को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रथम नियम। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है, ये तो सही है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ये भी दोस्त सही है। आगे है बिजली की पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में दोस्त यही गतिज ऊर्जा, इस जगह मिस लिखा हुआ मिस्टेक है, इस जगह यांत्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा आप जानते होंगे कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इस जगह क्या करता है, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सत्य की बात करते हैं दोस्तों, केवल एक एवं केवल दो ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिएगा किन बात पे निर्भर करता है। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, वस्तु के रूप पे ये नहीं करता है, न तो वस्तु के रूप पे करता है, न तो आकार पे करता है, और न ही द्रव्यमान पे पड़ता है। अगर केवल करता है तो करता है केवल स्थान पे। ध्यान देना है, गुरुत्वीय त्वरण किस बात पे ध्यान रखता है, सिर्फ स्थान पे रखता है। तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न कि द्रव्यमान पे करता है, न कि आकार पे करता है, न कि वस्तु के रूप में करता है। सिर्फ किस में करता है दोस्तों, केवल स्थान पे करता है, पहले इस पे करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कहा गया है स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, एकदम सही है दोस्त। इसके बाद है विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। बर्नौली के नियमानुसार किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। देखते हैं आगे दिया होगा। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1, 2, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए दोस्त, ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय पी तरंग की बात करते हैं तो ये भी एक अनुदैर्घ्य तरंग है। और जल तरंग की बात करते हैं दोस्त, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इनमें से कोई नहीं, जो कि चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। इसके बाद भूकंपीय तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। इसके बाद अगर बात करें दोस्त जल तरंग की, तो जल तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा होता है। इसका कारण है यदि चाय की मात्रा स्थिर हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याले में चाय की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, जल्द ही ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 है, यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा दोस्त। परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों इक्वल होता है। तो इस प्रकार से अगर आपतन कोण आपको 45 डिग्री दिया गया है, तो परावर्तन कोण भी आपको क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद आगे है अशुद्ध शक्ति किसकी व्यवहारिक कार्य करता है। तो अशुद्ध शक्ति की बात करते हैं तो किसकी करता है, तो ये विद्युत शक्ति का है। किसका है दोस्त, विद्युत शक्ति का है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर हो जाएगा, और ओम प्रतिरोध की बात करें दोस्त तो ओम हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को पुष्टि करता है, ये तो सही बात है दोस्त। इसके बाद आगे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और उसी दिशा में कार्य करता है जिस पर बल लगाया जाता है। ये दोस्त प्रथम नियम का नहीं है, ये रॉन्ग है, दूसरा नियम का दिया गया है। इसके बाद है संवेग एक अदिश राशि है दोस्त, अदिश नहीं, ये सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। संवेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन नहीं दोस्त, वेग हो गया, इसके बाद संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है, न कि अदिश राशि है। इसका राइट आंसर केवल क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है दोस्त, सिर्फ 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लोलक युक्त घड़ियां की गर्मी में मंद होने का क्या कारण होता है, क्योंकि इसकी लंबाई में बढ़ जाती है। जैसे ही दोस्त इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, सुस्त रूप से चलेगा, और सुस्त रूप से जैसे ही चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो याद करना है आपको, जैसे ही गर्मी की महीना आएगी तो लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, और लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल में क्या होगा दोस्त, तो वृद्धि हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दोस्त पीछे नहीं आगे बनता है। कहाँ बनता है मेरे दोस्त? आगे बनेगा, पीछे नहीं। ये इस जगह आपका रॉन्ग लिखा गया है। इसके बाद आगे है, नेत्र लेंस की रेटिना की फोकस दूरी घट जाती है। दोस्त घट नहीं जाती, इसमें भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो है नेत्र की गोलीय त्रिज्या बढ़ जाती है। और देखिए जैसा कि आपको 3 में भी दिया गया है, नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, ये भी गलत है। ये घट नहीं जाती है दोस्त, बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई सही नहीं है, सभी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस स्थिति में रेटिना प्रतिबिंब के जो है पीछा नहीं आगे बनता है। और वही बात करें, नेत्र लेंस की रेटिना की फोकस दूरी बढ़ जाती है, न कि घट जाती है। और नेत्र की गोलाई त्रिज्या घट नहीं बल्कि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है? टेस्ला विद्युत चुंबक क्षेत्र की इकाई क्या है दोस्तों? टेस्ला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे है आपको सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। एक जगह जो है सो आपका खोजकर्ता दिया गया है, खोजकर्ता का नाम दिया गया है, और एक जगह जो है सो आपको पदार्थ की खोज जिन्होंने किए हैं वो है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए प्रोटोन की बात करते हैं तो कौन किया है दोस्त? गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जे जे थॉम्सन के द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं दोस्त, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। और परमाणुवाद की खोज की बात करते हैं दोस्त, तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से राइट आंसर 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 का 4 हो जाएगा, और 4 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर एंजेला मर्केल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। करंट का क्वेश्चन है दोस्त, 5 क्वेश्चन आपको करंट को देखने को मिलेंगे। आगे है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा दोस्त? मैक्सिको हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम वासुकी रखा है। क्या रखा है? वासुकी रखा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन से, हाल ही में भारत के पहले खारे पानी की लालटेन लॉन्च की गई है, उसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रोशनी दिया गया है दोस्त। क्या दिया गया है? रोशनी दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने अपलोड करता रहूंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।